डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की वीडियो सीरीज़ में आज हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ट्रस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ ट्रस को समझने से पहले हमें निम्नलिखित टॉपिक के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस या स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी कंप्लीट एनालिसिस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से की जा सकती हो, उनको स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। या ऐसे स्ट्रक्चर्स जिसमें एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जनरेट होने वाले अननोन फोर्स या सपोर्ट रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के बराबर होते हैं, उन्हें हम स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इन स्ट्रक्चर्स की यही मैथमेटिकल प्रॉपर्टी डिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर कहलाती है। दूसरा होता है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका कंप्लीट एनालिसिस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की हेल्प से नहीं किया जा सकता है, उनको हम स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के केस में नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जनरेट होने वाले अननोन फोर्स या सपोर्ट रिएक्शंस के बराबर नहीं होती हैं। इन स्ट्रक्चर्स की यही मैथमेटिकल प्रॉपर्टी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर कहलाती है। किसी भी स्ट्रक्चर को या ट्रस को स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के आधार पर 3 भागों में क्लासीफाई किया जा सकता है। ये होते हैं डिटरमिनेट ट्रस, जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है m बराबर 2j-3। दूसरा होता है डेफिशिएंट ट्रस, या इसको अनस्टेबल ट्रस भी बोलते हैं। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है m इज़ लेस देन 2j-3। और तीसरा होता है रिडंडेंट ट्रस, जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है m इज़ ग्रेटर देन 2j-3, जहाँ पर m है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस और j है नंबर ऑफ जॉइंट। अब इन तीनों प्रकार के ट्रसेस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला है परफेक्ट फ्रेम या डिटरमिनेट ट्रस। फिगर फर्स्ट में एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस शो किया गया है। इस ट्रस के केस में नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 5 और टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं 4। ओके, क्योंकि परफेक्ट फ्रेम की इक्वेशंस क्या है कि m बराबर 2j-3। इस केस में नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं 4 हैं, तो 2j यानी 2 × 4 -3 बराबर कितना आएगा 5। यानी इस केस में m बराबर 2j-3 है, यानी 5 = 5। इस कारण से यह ट्रस कैसा है, स्टैटिकली डिटरमिनेट ट्रस और परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस को एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा भी समझते हैं। मान लीजिए एक और सिंपली सपोर्टेड ट्रस है, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर 7 हैं, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं 5 हैं। अब चूंकि इस केस की कंडीशन क्या है, m बराबर 2j-3 को फुलफिल होना चाहिए, तो यहाँ पे j कितने हैं 5, तो 2j 2 × 5 - 3 = कितना आता है 7। और इस केस में नंबर ऑफ मेंबर भी कितने हैं 7 हैं, यानी यह भी एक कैसा है परफेक्ट ट्रस है। तीसरा एग्जाम्पल, एक मैंने ट्रायंगल बनाया है, इस केस में नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 3 हैं, नंबर ऑफ जॉइंट भी कितने हैं 3 हैं, तो 2j-3 मतलब 2 × 3 - 3 = क्या आ जाएगा 3। तो इस केस में m बराबर 2j- कंडीशन फुलफिल होती है। इस वजह से यह भी एक कैसा है परफेक्ट ट्रस है। विदाउट कैलकुलेशन के यदि आप किसी भी ट्रस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि यह परफेक्ट ट्रस होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि वो ट्रस छोटे छोटे ट्रायंगुलर कंपोनेंट से मिलकर बना होना चाहिए। आप उदाहरण तीसरे को देखिए, इसमें जो ट्रस बना है एक ट्रायंगुलर कंपोनेंट से मिलकर बना है, यानी ये कैसा ट्रस होगा परफेक्ट ट्रस। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, यह 3 छोटे छोटे ट्रायंगुलर एलिमेंट से मिलकर बना है, यानी यह भी कि कैसा है परफेक्ट ट्रस है। और आप पहले एग्जाम्पल को भी देखिए, यह भी 2 छोटे ट्रायंगुलर पोर्शन से मिलकर बना है, यानी यह भी एक कैसा है परफेक्ट ट्रस है।
मतलब कोई भी ट्रस्ट जो परफेक्ट ट्राइंगल से मिलकर बना हो छोटे छोटे, वो ट्रस्ट कैसा होगा, परफेक्ट ट्रस्ट होगा, जो हम डायरेक्टली उसको विजुअलाइजेशन के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार फिगर 4 और फिगर 5 में शो किए गए ट्रस्ट भी परफेक्ट ट्रस्ट के उदाहरण हैं, क्योंकि यह छोटे छोटे ट्रायंगुलर एलिमेंट से मिलकर बने हैं। चौथा फिगर 4 ट्रायंगुलर पोर्शन से मिलकर बना है और पांचवा भी 4 ट्रायंगुलर पोर्शन से मिलकर बना है। डेफिशिएंट और अनस्टेबल ट्रस्ट, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है m इज़ लेस देन 2j-3। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फिगर में शो किया गया ट्रस्ट जिसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 4 हैं और जॉइंट भी 4 हैं। तो यहाँ पे 2j-3 को पहले कैलकुलेट करते हैं, तो 2 × 4-3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। मतलब 2j-3 का रिजल्ट कितना आया है, 5 आया है। और टोटल नंबर ऑफ मेंबर इस ट्रस्ट के केस में कितने हैं, 4 हैं। ओके, तो इस केस में m इज़ लेस देन यानी 4 इज़ लेस देन 5, इस वजह से यह ट्रस्ट कैसा है, अनस्टेबल ट्रस्ट या डेफिशिएंट ट्रस्ट है। अब इसको ये तो अपन ने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि एक ऐसा ट्रस्ट है, अनस्टेबल है। अब इसके स्ट्रक्चरल बिहेवियर के आधार पर भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यह ट्रस्ट अनस्टेबल होगा या नहीं होगा। मान लीजिए इस ट्रस्ट पे अपन ने एक हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई किया ऑन द टॉप जॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल लोड के कारण यह ट्रस्ट ने किसी प्रकार का रिस्पॉन्स या रेसिस्टेंस ऑफर नहीं किया और ये आसानी से डिफॉर्म हो गया। मतलब इसका शेप रेक्टेंगुलर से क्या हो गया, पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया है। इस वजह से यह ट्रस्ट क्या है, अनस्टेबल है हॉरिजॉन्टल लोडिंग के लिए। मतलब इस ट्रस्ट ने किसी भी प्रकार का रेसिस्टेंस अपने शेप को मेंटेन करने के लिए नहीं लगाया है। इस वजह से यह ट्रस्ट कैसा है, अनस्टेबल ट्रस्ट है। अब इसको आप यदि ध्यान से देखें कि यहाँ पे m कितना था, 4 और 2j-3 कितना आया था, 5। यानी यदि इसमें एक ट्रायंगुलर या एक डायगोनल एलिमेंट लगा दिया जाए बीच में, तो यह ट्रस्ट कैसा बन जाएगा, स्टेबल फ्रेम का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई भी ट्रस्ट छोटे छोटे ट्रायंगुलर एलिमेंट से मिलकर बना हो तो वो ट्रस्ट कैसा होता है, परफेक्ट ट्रस्ट होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक डायगोनल मेंबर की कमी है, यानी एक मेंबर कम है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, डेफिशिएंट ट्रस्ट भी कहा जाता है। डेफिशिएंट ट्रस्ट या अनस्टेबल ट्रस्ट को एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं। फिगर में शो किया गया एक ट्रस्ट जिसमें नंबर ऑफ मेंबर 8 हैं और नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 6 हैं। तो इस केस में 2j-3 होगा 6 × 2 - 3 यानी 9 और नंबर ऑफ मेंबर क्या हैं, 8 हैं, यानी 8 इज़ लेस देन 9। एक इसका एग्जाम्पल होगा अनस्टेबल या डेफिशिएंट ट्रस्ट का। यदि आप किसी भी ट्रस्ट को केवल विजुअलाइजेशन के आधार पर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि यह एक अनस्टेबल ट्रस्ट होगा या नहीं, तो यदि किसी भी ट्रस्ट में उसमें कोई भी हिस्सा छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर ना बना हो या अदर देन ट्रायंगुलर हो, तो वो ट्रस्ट कैसा होगा, अनस्टेबल। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि जो लेफ्ट पोर्शन है वो कैसा है, स्क्वायर शेप का है, यानी ये ट्रस्ट कैसा होगा, अनस्टेबल ट्रस्ट। एक अनदर एग्जांपल देखते हैं आप फिगर के थ्रू। इसमें जो ट्रस्ट देख रहे हैं आप, इसमें जो बॉटम पोर्शन है वो तो परफेक्ट ट्रस्ट है, लेकिन जो अपर सेकंड स्टोरी का जो पोर्शन है वो एक रेक्टेंगुलर है, यानी इसमें छोटे छोटे ट्रायंगुलर पोर्शन नहीं है। इस वजह से यह भी एक किसका होगा, अनस्टेबल ट्रस्ट का एग्जाम्पल होगा। एक तीसरा एग्जाम्पल उदाहरण देखिए आप। इसमें जो बॉटम स्टोरी है इस ट्रस्ट का वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है और टॉप कैसा है, ट्रायंगुलर है। मतलब टॉप पोर्शन तो कैसा है, परफेक्ट ट्रायंगुलर बना रहा है, ट्रायंगुलर पोर्शन है, लेकिन बॉटम पोर्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर। चूँकि रेक्टेंगुलर पोर्शन होने के कारण यह ट्रस्ट भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल ट्रस्ट का एग्जाम्पल होगा। तीसरा होता है रिडंडेंट फ्रेम। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है m इज़ ग्रेटर देन 2j-3। अब इस पहले जो ट्रस्ट का एग्जाम्पल शो किया गया है, इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 10 हैं।
टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, 6 हैं। तो सबसे पहले हम 2j-3 को कैलकुलेट करते हैं। तो 2 × 6 - 3 बराबर कितना आया, 9। और इस केस में क्या है, मेंबर 10 हैं। तो इस 10 इज़ ग्रेटर देन 9 या m इज़ ग्रेटर देन 2j-3 की कंडीशन को यह फुलफिल कर रहा है। इस वजह से यह ट्रस कैसा है, रिडंडेंट फ्रेम है। अब रिडंडेंट फ्रेम और स्टेबल ट्रस में डिफरेंस यह है कि वो छोटे छोटे ट्रायंगुलर पोर्शन से मिलकर बना होना चाहिए। लेकिन ये छोटे छोटे ट्रायंगुलर पोर्शन से तो मिलकर बना है, लेकिन लेफ्ट पोर्शन में एक एक्स्ट्रा डायगोनल मेंबर जोड़ दिया है जो वर्क क्या करेगा, एज अ रिडंडेंट। इस वजह से इस ट्रस को क्या बोलते हैं, हम रिडंडेंट ट्रस कहते हैं। फिगर 2 में शो किया गया ट्रस में नंबर ऑफ मेंबर 11 है, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट 6 हैं। तो हम सबसे पहले 2j-3 को कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगा 6 × 2 - 3 बराबर 9। और m यहाँ पे 11 मेंबर हैं, इस वजह से 11 इज़ ग्रेटर देन 9 या m इज़ ग्रेटर देन 2j-3 की कंडीशन को यह फुलफिल कर रहा है। इसलिए यह भी मैथमेटिकली एक रिडंडेंट ट्रस है। अब यदि आप किसी भी ट्रस को केवल विजुलाइजेशन के द्वारा विदाउट कैलकुलेशन की यह आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि यह रिडंडेंट ट्रस होगा या नहीं होगा, तो इसमें सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, यदि किसी भी ट्रस में क्लोज्ड क्रॉसिंग का फॉर्मेशन हो रहा हो तो वो ट्रस कैसा होगा, रिडंडेंट ट्रस होगा। आप एग्जाम्पल में शो हुए ट्रस को ध्यान से देखिए। इसमें 2 क्लोज्ड क्रॉसिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। इस वजह से ये ट्रस कैसा है, रिडंडेंट ट्रस है। इस एग्जाम्पल को भी देखिए, इसमें भी 2 नंबर ऑफ क्रॉसिंग कितनी हैं, 2 हैं, वो जो पूरी तरीके से क्लोज हैं। इसलिए ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिडंडेंट ट्रस का। और पहले एग्जाम्पल में भी लेफ्ट पोर्शन क्या बना रहा है, क्लोज्ड क्रॉसिंग को फॉर्म कर रहा है। इसलिए यह भी किसका एग्जाम्पल होगा, रिडंडेंट फ्रेम या ट्रस का। मतलब यदि किसी भी ट्रस में क्लोज्ड क्रॉसिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो रिडंडेंट फ्रेम का या ट्रस का उदाहरण होगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनडिटर्मिनेसी के आधार पर चूंकि ट्रस 2 प्रकार के होते हैं, एक डिटर्मिनेट ट्रस और दूसरे कौन से होते हैं, इनडिटर्मिनेट ट्रस। डिटर्मिनेट ट्रस का एग्जाम्पल है परफेक्ट ट्रस या परफेक्ट फ्रेम ऑफ ट्रस, और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट ट्रस। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, अनस्टेबल और डेफिशिएंट ट्रस, और दूसरा कौन सा होता है, रिडंडेंट ट्रस। कैलकुलेशन ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रस और पिन जॉइंटेड फ्रेम। चूँकि हम जानते हैं DS बराबर होता है DSE + DSI, जहाँ पे DS है टोटल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर फ्रेम भी हो सकता है या ट्रस हो सकता है। DSE क्या है, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ये जनरली किसके कारण जनरेट होती है, सपोर्ट रिएक्शंस के कारण। और DSI क्या है, इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ये किसी भी स्ट्रक्चर में उसके मेंबर्स के शेप के कारण जनरेट होती है। आप फिगर में एक ट्रस को देख रहे हैं जो कैसा है, एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस है। ओके, तो इसमें सपोर्ट रिएक्शंस के कारण जो एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी जनरेट होगी वो होगी R-3। और DSI क्या होती है, DSI इक्वल टू होता है M - 2j-3। ये आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं। यदि एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होती है, R-3, जहाँ पे R क्या है, अननोन फोर्स ड्यू टू या सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, और 3 क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो होती हैं, सिग्मा H = 0, सिग्मा V = 0 और सिग्मा M = 0। और DSI बराबर है M - 2j-3। तो DS बराबर क्या होता है, DSE + DSI, जो फाइनली क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ ट्रसेस M + R - 2j। फिगर में शो किए गए ट्रस को आप ध्यान से देखिए। इस ट्रस में कि हमको स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करनी है, जो DS बराबर होती है DSE + DSI।
पहले हम इसकी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को कैलकुलेट करेंगे। तो DSE बराबर क्या होता है R-3, जहाँ पे R क्या है टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस। चूँकि इसके दोनों सपोर्ट कैसे हैं हिंज हैं, तो हिंज पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती हैं 2। तो इस केस में स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगी 4-3, क्योंकि रिएक्शंस बराबर R बराबर क्या है 2 + 2 = 4। तो DSE बराबर क्या है 4-3 = 1। अब है डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। जो M बराबर होता है DSI बराबर होता है M-2J-3। इस केस में M टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं 20, ओके, जो मैंने शो किए गए हैं नंबर्स के थ्रू, और नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं 10। तो इस केस में DSI बराबर हो जाएगा M की जगह पे 20 रिप्लेस कर दीजिए, माइनस ब्रैकेट 2 × J की वैल्यू क्या है 10 - 3। तो DSI फाइनली कितना आ जाएगा 3। तो DS बराबर क्या होता है DSE + DSI, और DSE कितना आया है 1 और DSI कितना मिला है अपन को 3। तो इस ट्रस की टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बराबर हो जाएगा 1 + 3 = 4। सेकंड एग्जाम्पल आप देख रहे हैं फिगर में, इसकी अपन को स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अपन DSE कैलकुलेट करेंगे। DSE बराबर होता है R-3। यहाँ पे R क्या है सपोर्ट रिएक्शन। क्योंकि दोनों सपोर्ट कैसे हैं हिंज हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएंगी 4। कैसे, एक सपोर्ट पर 2 रिएक्शन होगी, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन, और दूसरा सपोर्ट भी कैसा है हिंज है, तो यहाँ पर भी 2 सपोर्ट रिएक्शंस आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो जाएंगी 2 + 2 = 4, -3 बराबर क्या हो गया 1। तो अब DSI बराबर क्या होता है M-2J-3। इस केस में M बराबर 10 है और J यानी नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं 5 हैं। तो DSI बराबर हो जाएगा 10 - 2 × 5 - 3 = 3। तो टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बराबर होता है DSE + DSI। तो DSE की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है और DSI की वैल्यू क्या है 3 है। तो DS बराबर हो जाएगा 1 + 3 = 4। तीसरे एग्जाम्पल में एक कैंटिलीवर ट्रस को शो किया गया है। इस ट्रस की हमको स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को कैलकुलेट करना है, जो होती है DS बराबर DSE + DSI, जहाँ पर DSE होती है एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, जो किसके कारण होती है सपोर्ट रिएक्शंस के कारण आती है, और DSI किसके कारण होती है जो ट्रस का शेप होता है। ओके, तो DSE बराबर होता है R-3, जहाँ पे R है टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो इस केस में दोनों सपोर्ट कैसे हैं हिंज हैं, तो एक सपोर्ट पे 2 रिएक्शन जनरेट होंगी और दूसरे सपोर्ट पे भी 2 रिएक्शन जनरेट होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगी 4। तो DSE बराबर हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। ओके, अब होता है DSI, जिसका फॉर्मूला होता है M-2J-3, जहाँ पे M क्या है नंबर ऑफ मेंबर। तो इस ट्रस के केस में टोटल नंबर ऑफ मेंबर 12 हैं और नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं 7 हैं। तो 12 DSI बराबर हो जाएगा 12 - 2 × 7 - 3, या फाइनली आ जाएगा ये 12 - 14 + 3, या DSI बराबर 1। तो DS बराबर होता है DSE + DSI, यानी 1 + 1 = 2। चौथे एग्जाम्पल को शो किया गया है। इस केस में पहले हम एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी को कैलकुलेट करेंगे। तो DSE बराबर होता है R-3। चूँकि इसके 3 सपोर्ट हिंज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इस केस में क्या हो जाएगी 6, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है 3। तो R-3 यानी 6 - 3 = 3। तो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी इस केस में कितनी हो गई है 3। अब इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बराबर होता है M-2J-3। यहाँ पे M क्या है नंबर ऑफ मेंबर। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर इस केस में 19 है, और टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं 12 हैं। ओके, तो DSI बराबर है 19 - 2 × 12 - 3 इक्वल हो जाएगा 19 - 24 + 3, यानी 22 - 24 बराबर -2। इस केस में DSE की वैल्यू कितनी आई है 3, और DSI बराबर आया है -2। तो टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी बराबर क्या होता है DSE + DSI, मतलब
3 माइनस 2 बराबर 1, यानी इस कैंटिलीवर ट्रस की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 1 है। एग्जाम्पल 5, इसमें एक ट्रस शो किया गया है जिसमें 3 सपोर्ट हैं। पहला हिंज सपोर्ट है, इंटरमीडिएट सपोर्ट रोलर सपोर्ट है, और तीसरा जो सपोर्ट है वो भी कैसा है, एक हिंज सपोर्ट है। तो डी एस बराबर क्या होता है, डी एस ई प्लस डी एस आई। पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, जो किसके कारण होती है, सपोर्ट रिएक्शन के कारण। तो डी एस ई बराबर होता है R-3। तो पहले सपोर्ट कैसा है, हिंज, तो यहाँ पे रिएक्शन कितनी होगी, 2। दूसरा क्या है, रोलर, रोलर के केस में केवल एक रिएक्शन होती है यानी 2 + 1। और तीसरा क्या है, हिंज, हिंज के केस में कितनी रिएक्शंस होती हैं, 2। तो फाइनली डी एस ई बराबर हो जाएगा 2 + 1 + 2 - 3 = 2, यानी इसकी एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी है, स्ट्रेस की, 2 है। अब हम कैलकुलेट करते हैं डी एस आई। तो चूँकि इस ट्रस के केस में नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 10 हैं, और टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 6। चूँकि मैंने इनकी कैलकुलेशन को शो किया है मेंबर्स की, तो डी एस आई बराबर होता है m - 2j - 3। m बराबर कितना है, 10 माइनस ब्रैकेट 2 × 6 - 3, यानी ये फाइनली डी एस आई बराबर हो जाएगा 1। और डी एस बराबर होता है डी एस आई प्लस डी एस ई, यानी 1 + 2 = 3। देन आप 6 एग्जाम्पल देखिए। इसमें एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस शो किया गया है जिसके दोनों सपोर्ट कैसे हैं, हिंज हैं। तो डी एस बराबर क्या होता है, डी एस ई प्लस डी एस आई, और डी एस ई बराबर होता है R-3। चूँकि दोनों सपोर्ट हिंज हैं तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई हैं, 4 - 3 यानी 1। डी एस ई बराबर यहाँ पे क्या है, 1 है। अब होता है स्टैटिक या इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डी एस आई बराबर होता है m - 2j - 3। इस ट्रस के केस में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 11 हैं, और टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, 6 हैं। तो डी एस आई बराबर हो जाएगा 11 - 2 × 6 - 3, जो फाइनली आता है डी एस आई बराबर 2। और टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डी एस बराबर होता है 1 + 2 = 3। यदि आप कभी भी एग्जाम्पल या परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनके फॉर्मूले को भूल जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल देखते ही, मतलब ट्रस के एग्जाम्पल को देखिए, विदाउट फॉर्मूले आप उसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को निकाल सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, यदि किसी भी ट्रस में जितने नंबर ऑफ क्लोज्ड क्रॉसिंग फॉर्म हो रही है वह उसकी किसके बराबर हो जाएगी, डी एस आई की। मतलब डी एस आई को डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बराबर होता है नंबर ऑफ क्लोज्ड क्रॉसिंग। मतलब यदि आप पहला एग्जाम्पल देखिए, एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस शो किया गया है, इसमें क्लोज्ड क्रॉसिंग कितनी है, 1 है, तो इसकी डी एस आई क्या हो जाएगी, 1 के बराबर होगी। दूसरे एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड क्रॉसिंग कितनी है, 2 हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो डी एस आई इसका क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। देन अपन छठवें एग्जाम्पल को देखिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड क्रॉसिंग क्या है, एक लेफ्ट में है एक राइट में, यानी 2। जब आपने कैलकुलेट किया था इसका डी एस आई तो कितना आया था, 2 के बराबर। देन आप पाँचवें एग्जाम्पल को देखिए। इसमें डी एस आई बराबर क्या आया था, 1। आप यदि इसको डायरेक्टली देखकर ही पता करना चाहते हैं कि इसकी इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी होगी, इसको आप एनालाइज कीजिए इस फिगर को। यदि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लोज क्रॉसिंग इस वाले एग्जाम्पल 5 में कितनी है, 1 है, जो कहाँ पे है, लेफ्ट में है, इसकी डी एस आई क्या होगी, 1। देन आप चौथे एग्जाम्पल को देखिए। चूँकि इसमें किसी भी प्रकार की क्लोज्ड क्रॉसिंग नहीं बन रही है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि जहाँ पे ट्राइंगल की, मतलब राइट ट्राइंगुलर पोर्शन है उसके बगल में एक क्रॉसिंग बन रही है, लेकिन बीच में वहाँ पे क्या दिया है, जॉइंट्स है। मतलब क्रॉसिंग के बीच में जहाँ पे 2 मेंबर जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे पिन जॉइंट नहीं प्रोवाइड होना चाहिए। यदि वहाँ पे क्या हो जाते हैं, पिन जॉइंट को प्रोवाइड कर देते हैं तो वह छोटे छोटे ट्राइंगुलर पोर्शन से मिलकर बन जाएगा और वो ट्रस कैसा कहलाएगा, परफेक्ट ट्रस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल 3 में जो कैंटिलीवर ट्रस है
सबसे राइट में ट्रायंगुलर पोर्शन है, बीच में एक क्या हो रहा है, क्लोज्ड क्रॉसिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन लेफ़्ट साइड में क्रॉसिंग तो है, लेकिन वो कैसी नहीं है, क्लोज नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में वो कैसी है, ओपन है। इस वजह से इस केस में क्लोज्ड क्रॉसिंग की संख्या 1 है। इसलिए आपने देखिए आप यहाँ पे स्टैटिक इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी भी क्या है, 1 है। अब आप एग्जाम्पल 2 को देखिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड क्रॉसिंग क्या हैं, 1 2 3 हैं। 3 कैसी हैं, एक पहले रेक्टेंगुलर पोर्शन को देखिए, उसके डायगोनल मेंबर क्रॉस कर रहे हैं तो उसके कारण एक क्रॉसिंग बन रही है। दूसरे नंबर पे जो एपेक्स पॉइंट है और फर्स्ट सपोर्ट्स के कारण जो मेंबर जा रहा है वो एक क्रॉसिंग बना रहा है, और राइट सपोर्ट के कारण जो मेंबर एपेक्स से मिल रहा है वो भी एक क्रॉसिंग बना रहा है। तो इस केस में क्लोज्ड क्रॉसिंग कितनी फॉर्म हो रही हैं, 3 फॉर्म हो रही हैं। इस वजह से इसकी भी DSI किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर हो जाएगी। अब आप पहला एग्जाम्पल देखिए। इसमें क्लोज्ड क्रॉसिंग कितनी है, 3 है। एक लेफ़्ट में है, एक मिडल में है, एक राइट में है। ओके, तो इसमें अपन ने जब DSI कैलकुलेट किया था वो भी किसके बराबर थी, ये थी 3 के बराबर थी। मतलब आपको ट्रस के केस में किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं करनी है, केवल ट्रस को विजुलाइज करना है और उसमें कितनी नंबर ऑफ क्लोज्ड क्रॉसिंग फॉर्म हो रही हैं वही उसकी केस के बराबर हो जाएंगी इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी के। यदि ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।